हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ थ्योरीज ऑफ मीनिंग। सो बिगिन विद द फर्स्ट थ्योरी जो कि रेफरेंशियल थ्योरी है। सो इसके अल्टरनेटिव डिफरेंट नेम्स है। इसको आप रेफरेंशियलिज्म भी कह सकते हो, रेफरेंशियल रियलिज्म भी कह सकते हो या रेफरेंशियल फैलेसी भी कह सकते हो। बेसिकली ये थ्योरी क्या कहता है? इट क्लेम्स दैट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन लाइज इन वट इट पॉइंट आउट्स इन द वर्ल्ड। सो नाम से ही आपको अंदाज़ा हुआ होगा, इट्स अबाउट रेफरेंसिंग और पॉइंटिंग आउट द थिंग्स। सो जो वर्ड का जो मीनिंग है वो होगा व्हाट इट पॉइंट्स आउट इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय अ वर्ड इज कॉल्ड इट्स रेफरेंट। और जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा या डिनोट करेगा उसको रेफरेंट कहेंगे। एंड एक्सप्रेशंस के भी मीनिंग होते हैं। क्यों? बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थिंग्स। और एक्सप्रेशंस भी थिंग्स को डिनोट करते हैं, इसीलिए उनके भी मीनिंग होते हैं। दे मीन व्हाट दे स्टैंड फॉर। वर्ड्स आर लाइक लेबल्स। ठीक है, वर्ड्स यहाँ पे एज अ लेबल एक करते हैं किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने में। सो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है चार्ली चैपलिन, जो कि डिनोट्स करता है एक पर्सन को, चार्ली चैपलिन को। सो इसका रेफरेंशियल मीनिंग है किसी दूसरे पर्सन को आप ले ले, बिकॉज वो पॉइंट आउट करता है दैट पार्टिकुलर पर्सन को। और वर्ड केट, इट स्टैंड्स फॉर अ मेंबर ऑफ फेलिस कैटस। सो केट भी एक पार्टिकुलर एनिमल को डिनोट करता है। सो इसके भी रेफरेंशियल है। इसी तरह आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। सो दिस रेफरेंशियल थ्योरी ऑफ मीनिंग इज अट्रैक्टिवली सिंपल है, बट इट हैज़ सम प्रॉब्लम्स एज वेल। क्या प्रॉब्लम है इस थ्योरी के साथ, क्या इसके लिमिटेशंस है, वो हम देखेंगे। सो कहता है इस थ्योरी के साथ प्रॉब्लम या इसके लिमिटेशन ये है कि नॉट एवरी वर्ड रेफर्स टू एन एक्चुअल थिंग। हर चीज़ किसी एक्चुअल थिंग को पॉइंट आउट नहीं कर सकता। कुछ ऐसे वर्ड्स है दे डोंट रेफर टू एनीथिंग दैट एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल पिगासस, जो कि एक फ्लाइंग हॉर्स का नाम है, राइट। सो पिगासस इट्स अ इमेजिनेटिव थिंग, किसी रियल वर्ल्ड में किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करता। इट्स ये जो है मिथ्स के अंदर होता है। बट टू व्हाट डज नो बडी रेफर्स, ऐसा नो बडी ये भी किसी चीज़ को रेफर नहीं करता। नो बडी कौन? कोई भी नहीं। सो वो भी कुछ लिमिटेशंस है इस थ्योरी के। सो क्या कहता है? देयर सीम्स टू बी नाउन्स दे डू नॉट नेम इंडिविजुअल्स। कुछ ऐसे नाउन्स भी है जो इंडिविजुअल्स को डिनोट नहीं करते या इवन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को। फॉर एग्जांपल कहता है थिंक ऑफ द वर्ड लाइक सेक and behalf. I might do something on another behalf, but this behalf doesn't seem to be a thing or even abstract object. So even abstract objects को भी point out नहीं कर सकते इस theory के थ्रू। So limitations है इस theory का। and next theory जो हमारे पास है वो है use theory। basically नाम से ही पता चलता है कि meaning of a word lies in its use, कि वो किस तरह उसकी यूसेज क्या है। दिस थ्योरी ये क्लेम करता है मीनिंग ऑफ वर्ड लाइज इन इट्स यूज एंड कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस थ्योरी। ट्रेडिशंस या कन्वेंशनली जो चीज़ों के साथ एसोसिएट किया गया है उनके यूजेस को, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नॉट एवरी वर्ड स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट्स, वो हमने देखा हुआ था अगले जो पिछला हमारा था थ्योरी के लिमिटेशन में। एंड द वर्ल्ड ऑफ फिक्शन को देखा जाए, एथिक्स, डांस, म्यूजिक, एस्थेटिक्स एक्सेट्रा, दे डू नॉट हैव रेफरेंसेस। उनके रेफरेंसेस नहीं होते, ये लिमिटेशंस थे हमारे रेफरेंशियल थ्योरी के। सो यूजेस के बेसिस पे हम देखते हैं कि लैंग्वेज हैज़ वेरियस यूजेस। फॉर एग्जांपल कहता है कि द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट्स यूज इन अ लैंग्वेज। इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट अ वर्ड मीन्स वी शुड आस्क, हम पूछते हैं हाउ द वर्ड इज़ यूज्ड इस थ्योरी के पार्टिकुलरली, कि वो यूज़ किस तरह हुआ है। सो एन एक्सप्रेशंस रोल इन द लैंग्वेज डिटरमिन करता है उसके सेंस को। एक्सप्रेशंस की इम्पोर्टेंस है, अकॉर्डिंगली डिटरमिन करते हैं हम मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन को। इस तरह वंस मस्ट इन्वोक द कंडीशंस अंडर विच
इट्स अप्रोप्रिएटली यूज़ किस तरह हुआ है, ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास जो है वो है स्पीच एक्ट थ्योरी। आइडिया आपको पहले से ही होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा जर्नल लिंग्विस्टिक्स के अंदर। सो स्पीच एक्ट थ्योरी बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करवाया था जेल ऑस्टिन ने, और इसके बेसिकली 2 वर्जन्स है। और यस, हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है स्पीच एक्ट थ्योरी, इंट्रोड्यूस बाय ऑस्टिन, जेल ऑस्टिन ने करवाया था। सो बेसिकली स्पीच एक्ट थ्योरी का ये अजम्पशन है कि जो वर्ड्स कैरी द एक्शन या वर्ड्स कैरी आउट द एक्शन। सो ये कहता है वर्ड्स कैन बी यूज नॉट ओनली टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बट कैरी आउट द एक्शन। वर्ड्स के थ्रू किस तरह हम एक्शंस को परफॉर्म करते हैं उसको स्पीच एक्ट थ्योरी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीकिंग जो है इट्स अ परफॉर्मेंस, एक्शन है, परफॉर्म करना है स्पीकिंग आपका। सो इन स्पीकिंग वी डू सर्टेन थिंग्स, जैसा कि प्रॉमिस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, असर्शन करते हैं। सो इसके अंदर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है एक्ट्स को, स्पीच एक्ट्स को, लोक्यूशन, इलोक्यूशन और परलोक्यूशन। इनको इंडिविजुअली देखेंगे इनमें क्या होता है। लोक्यूशन या लोक्यूशनरी एक्ट जो है इट इज़ द एक्ट ऑफ मेकिंग अ मीनिंगफुल अटरेंस। सिंपली इसके अंदर ये होता है कि आप कोई मीनिंगफुल अटरेंस प्रोड्यूस करते हैं। इट्स द एक्ट ऑफ सेइंग समथिंग इन फुल मॉरल सेंस। कोई मीनिंगफुल या सेंसफुल कोई चीज़ आप कहे, अटर करे, उसको लोक्यूशनरी एक्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो कंटेंट ऑफ अ लोक्यूशनरी एक्ट कैन बी आइदर एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली या इम्प्लाइड। सो ये आप डायरेक्टली भी एक्सप्रेस कर सकते हो और या इनडायरेक्ट मैनर में, इम्प्लाइड वे में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है आई वॉन्ट यू टू स्टॉप स्मोकिंग। यहाँ पे डायरेक्ट वे में एक्सप्रेस किया गया है, कह रहा है आई वॉन्ट यू टू स्टॉप स्मोकिंग। और नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि यही सेम मैसेज, सेम मीनिंग इम्प्लाइड वे के अंदर कन्वे किया गया है, कह रहा है आई वॉन्ट यू दैट सिगरेट स्मोकिंग इज़ डेंजरस। ठीक है, इनडायरेक्टली वार्न कर रहा है। एंड देन इलोक्यूशनरी एक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। सो इसके अंदर हम स्पीकर्स के जो है इंटेंशंस को देखेंगे। स्पीकर्स इंटेंशन इन डिलीवरिंग एन अटरेंस, कि एक अटरेंस को डिलीवर करने के पीछे उस स्पीकर के क्या इंटेंशन है, कि वो क्या करवाना चाहता है, क्या काम आपसे या एक्शन आपसे करवाना चाहता है, उस इंटेंशन को हम डिस्कस करेंगे इलोक्यूशनरी एक्ट के अंदर। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन स्पीकर इंटेंड्स टू अकॉम्प्लिश इन द कोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एन अटरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है एक स्पीकर आपसे कि पास मी द ग्लासेस प्लीज़। ये एक रिक्वेस्ट भी है, ऑर्डर भी है, ठीक है। सो बेसिकली उसके इंटेंशन ये है कि वो आपसे काम कराना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसको ग्लास पास करें, या इसको इलोक्यूशनरी फोर्स भी कहा जाता है समटाइम्स। सो द इफेक्ट ऑफ स्पीच एक्ट इज इंटेंटेड टू हैव बाय द स्पीकर। इसके अंदर वो देखेंगे स्पीकर के इंटेंशन। And the third one is the perlocutionary act. It is an action या state of mind है brought about by or as a consequence of saying something। कि कोई स्पीकर या कोई बंदा कुछ कहता है तो उससे क्या एक्शन प्रोड्यूस हुआ या स्टेट ऑफ माइंड में क्या चेंजेस आए, उसको हम डिस्कस करेंगे परलोक्यूशनरी एक्ट के अंदर। सो इट काजेज फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द ऑडियंस, ठीक है, आइदर उनके स्टेट या बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, उसको हम देखेंगे। एंड एन एक्ट इज़ परफॉर्म्ड बाय सेइंग समथिंग। एक्ट को परफॉर्म किया जाता है कुछ कहे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन शाउट्स फायर कासेस पीपल टू एग्जिट द बिल्डिंग। एक बंदा चीखता है फायर फायर। सो इससे लोगों में क्या एक्शन या स्टेट ऑफ माइंड प्रोड्यूस हुआ, चेंजेस आए, ये चेंजेस आए गए कि वो बिल्डिंग छोड़ के भाग गए। एंड देन नेक्स्ट थ्योरी जो है हमारे पास हर्मेन्यूटिक थ्योरी कहा जाता है इसको। ये क्या है, बेसिकली अ मेथड और द प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इट इज़ रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन, ठीक है। बेसिकली क्या कहता है ये थ्योरी, द थ्योरी एंड इट इन्वॉल्व्स द थ्योरी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ अ टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कौन से थ्योरीज या मेथोडोलॉजीज इन्वॉल्व होते हैं किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने में।
स्पेशली हम देखेंगे द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिब्लिकल टेक्स्ट या कोई लिटरेचर या कोई फिलोसफिकल टेक्स्ट को। सो हार्मेनियोटिक कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं, ये एक टर्म है। इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट टू अचीव अ कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ देम। और हार्मेनियोटिक अप्रोच होल्ड्स दैट, ये कहता है कि यह अप्रोच कि मोस्ट बेसिक फैक्ट ऑफ सोशल लाइफ इज़ द मीनिंग ऑफ एन एक्शन। इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे क्या चीज़ें हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वाई डिड सम इट हैपन, कोई चीज़ हुआ है तो क्यों हुआ है, व्हाट कॉजेज इट टू हैपन, वाई डिड द एजेंट एक्ट इन अ सर्टेन वे। ये क्वेश्चंस हम पूछेंगे वाइल इंटरप्रिटेशन देते वक्त। So social life is constituted by the social actions, and the actions are meaningful to the actors and to the other social participants. So social actions important है और उनको shape out करते हैं social life by people participants. So the subsequent actions are oriented towards the meaning of the prior actions. So understanding the later action requires that we have an interpretations of meaning various participants assigned to their action and those of the others. So एक approach है interpretation के अंदर, an approach places interpretation of the meaning at the center of the social inquiry. इसके अंदर social inquiry करेंगे interpretation के लिए, एक approach ये भी है, ठीक है। सोशल इंक्वायरी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। सो एक इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर ही कंसिडर्स मैनी एलिमेंट्स ऑफ एक्शन लाइफ एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्शन एंड अटेम्प्ट्स टू अराइव एट इंटरप्रिटेशन दैट मेक्स सेंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स। कि क्या क्या चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स है जो कि सेंस बनाती है वेरियस पार्ट्स का, उन कुछ चीज़ों को जहन में रखता है। सो नेक्स्ट थ्योरी जो है सेल्फ कन्फर्मिंग है, ये भी इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड है। कहता है इंटरप्रिटेशन बिगन्स एंड एंड्स विद द, ठीक है, द टेक्स्ट या एक्शन। सो इंटरप्रिटेशन जो है इट इन्वॉल्व्स होती है या इट बिगन भी होती है या एंड होती है विद द गिवन टेक्स्ट या एक्शन, एंड द ओनली एविडेंस अवेलेबल फॉर असेसिंग द इंटरप्रिटेशन इज़, वो क्या है, इंटीरियर टू द टेक्स्ट इट्सल्फ, वो टेक्स्ट इट्सल्फ ही है। सो इंटरप्रिटेशंस जो है सेल्फ कंफर्मिंग होती है फॉर इंटरप्रिटेशन, ये थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक। एंड देन पोस्ट मॉडर्न थ्योरी आ जाती है हमारे पास। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी बेसिकली ये कहता है कि ऑथर इज़ डेड, एवरीथिंग इज़ अ टेक्स्ट। पिछले थ्योरी में हमने देखा था कि टेक्स्ट इट्सल्फ इज़ इनफ, यहाँ पे भी वही बात कही है कि टेक्स्ट इट्सल्फ इज़ इनफ। ऑथर की उसके बारे में इंफॉर्मेशन की हमें कोई नीड नहीं पड़ती वाइल इंटरप्रिटिंग या डिकोडिंग द टेक्स्ट। सो ऑथर इज़ डेड कहता है। इंटरप्रिटेशन इज़ इनएविटेबल और कहता है यू नेवर रेड द सेम टेक्स्ट ट्वाइस इन द सेम वे। और ये जो है आपकी इंटरप्रिटेशन टाइम के साथ चेंज होती रहती है। एक ही टेक्स्ट को अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़े, सेकंड टाइम पढ़े, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वेरी करेगी, ठीक है, और आप उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो पोस्ट मॉडर्न थ्योरी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये कि रियलिटी जो है फिक्स नहीं है। देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, देयर आर मल्टीपल रियलिटीज़, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न बेसिकली ये आइडिया देता है हमें। सो नॉलेज कैन बी कंट्राडिक्टरी हो सकता है, ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है। बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्चुअल नेचर ऑफ नॉलेज की वजह से इंडिविजुअल्स कैन होल्ड टू कम्प्लीटली इनकॉन्ग्रुएंट व्यूज ऑफ द वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। आप रख सकते हैं, यानी मल्टीपल मीनिंग की तरफ इशारा करता है, ठीक है। मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, देयर आर मेनी रियलिटीज़, देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स। और नेक्स्ट थ्योरी है कंसेंसस थ्योरी। बेसिकली ये थ्योरी होल्ड करता है कि मीनिंग एंड ट्रूथ आर व्हाटएवर इज़ एग्रीड अपॉन। मीनिंग और जो ट्रूथ है वो इट रेफर्स टू व्हाटएवर इज़ एग्रीड अपॉन, जिसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एग्रीड करते हो वो। और इन सम वर्जन्स में कहा जाए तो इट माइट कम टू बी एग्रीड अपॉन बाय द सम स्पेसिफिक ग्रुप, या कोई एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप एग्रीड करे तो उसी मीनिंग को ही हम कंसिडर करते हैं।
सच अ ग्रुप माइट इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इस ग्रुप में ह्यूमन बींग्स का एक ग्रुप, और अ सबसेट हो सकता है विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पर्सन। एंड देन अमंग द करंट एडवोकेट्स ऑफ द कंसेंसस थ्योरी इज यूजफुल अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ। उनमें से एक आ जाते हैं फिलोसोफर जर्जन हेबरमस, और वो ये कहते हैं कि ट्रूथ इज़ व्हाट वुड बी एग्रीड अपॉन इन आइडियल स्पीच सिचुएशन। ट्रूथ वही है जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग मुतफिक हो। फिर इमोटिव थ्योरी आ जाती है हमारे पास। सो इमोटिव थ्योरी क्या कहता है, इमोशंस अटैच टू अ सेंटेंस इज़ द मीनिंग, ठीक है, जो अटरेंस के साथ आपके इमोशंस अटैच है, यानी इमोशंस शेप आउट करते हैं आपके मीनिंग को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, चिल्ड्रन आर लवली। सो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट यू हैव अ फेवरेबल इमोशंस टूवर्ड चिल्ड्रन और यू हैव अ फेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स देम। अनदर एक्सप्रेशन इज हेयर, ट्रूथ इज ब्यूटी, सो इट हैज़ अ सर्टेन एटीट्यूड टूवर्ड रियलिटी। सो ये इमोशंस जो है आपके टूवर्ड्स किसी भी मीनिंग के एक्सप्रेशन के, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो जो इमोशंस शेप आउट करते हैं मीनिंग को, उसको हम इमोटिव थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे। एक और थ्योरी है जिसको प्रोस्पेक्टिव थ्योरी ऑफ मीनिंग कहा जाता है। व्हेन यू क्लेम हेल्थ इज़ गुड यू रिकमेंड दैट गुड हेल्थ शुड बी अचीव्ड। सो ये आपके प्रोस्पेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसी चीज़ को किस तरह मीनिंग देते हैं, आपके ख़ुद के पर्सपेक्टिव के ऊपर। अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिव मीनिंग देते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव मीनिंग देते हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव है। व्हेन यू से स्मोकिंग इज़ बैड यू ऑब्वियसली कंडेम स्मोकिंग। एंड लास्ट जो है साइन थ्योरी ऑफ फर्डिनेंड डी सोशर है। सो बेसिकली फर्डिनेंड डी सोशर का जो उन्होंने साइन थ्योरी दिया हुआ था, वो कहते हैं कि अ साइन कॉन्सिस्ट ऑफ सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर, ठीक है। सो यही मीनिंग देते हैं जो है साइन। सो कहता है इट इज़ द लिंक बिटवीन द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। वर्ड जो है, वर्ड इट स्टैंड्स फॉर अ साइन, एक वर्ड एक साइन है, और इसको हम जो है डी कोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू कॉन्सेप्ट। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, सिग्निफाइड और सिग्निफायर। जो कॉन्सेप्ट है किसी चीज़ का उसको सिग्निफाइड कहेंगे, और या उस चीज़ का साउंड या इमेज है उसको सिग्निफायर कहेंगे। एक वर्ड या साइन जो है इट लिंक्स करता है कॉन्सेप्ट को विद दिस साउंड और इमेज के साथ। सो इनके रिलेशनशिप से आप मीनिंग डिकोड कर सकते हैं। डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी भी है हमारे पास। जो डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी ये कहता है टेक्स्ट इज़ नॉट प्योर, देयर आर हिडन इम्प्योरिटीज़ इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है ये प्योर नहीं है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है, और यहाँ पे हमारे पास डीप और सरफेस स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं वाइल डिकोडिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड या एक्सप्रेशन कुछ भी। सो प्रेजुडिस बाय द ऑथर नीड टू बी डिसेंट्रलाइज। डिकंस्ट्रक्शन के अंदर ऑथर के जो प्रेजुडिस है, बायसनेस है, उसको डिसेंट्रलाइज डिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है वाइल डिकोडिंग द मीनिंग। सो इसके अंदर हिडन आइडियोलॉजीज या डीप मीनिंग इन्वॉल्व होती है, और इस प्रेजुडिस को डिसेंट्रलाइज करके हम वो हिडन मीनिंग को डिस्कवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।